अभी तक आपने सुना, मेरी बीवी को उससे बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका था। वो अब उससे बिल्कुल भी दूर नहीं जाना चाहती थी। वो उसे यश नाम से बुलाने लगी थी, जो मेरे बेटे का नाम था। हम भी उसे यशवंत के नाम से बुलाते थे। मैंने उसे एक नई पहचान दी अपने बेटे की, और उसे मैंने सीबीआई ऑफिसर बनाया। पुलिस के रिकॉर्ड से उसके सारे रिकॉर्ड डिलीट किया, और आज वो एक अच्छा इंसान है, जिसे दुनिया मेरा बेटा यश राज ठाकुर के नाम से जानती है, जो अब एक काबिल सीबीआई ऑफिसर है और खूनी और मुजरिमों का काल। शिखा ने डायरी नीचे रखी और सोचने लगी। शिखा, अगर यश जी एक अपराधी है तो पृथ्वी की शक्ल उनसे कैसे मिलती है? ये क्या पहेली है? अब आ गई। शिखा का दिमाग तेजी से घूम रहा था। वो सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है। अगर यश मृत्युंजय है तो नीतू का डीएनए कैसे मैच हो गया? पृथ्वी बचपन से ही राजवीर में पला बढ़ा, और मृत्युंजय का बचपन ही गुंडे बदमाशों के साथ बीता है। यश ही पृथ्वी है, क्योंकि उनके गले में वो लॉकेट बचपन से ही है। अगर वो मृत्युंजय होते तो वो लॉकेट उनके पास कैसे आ जाता? जरूर किसी ने उन्हें फंसाने के लिए उनके खिलाफ नकली चार्जशीट दायर की होगी। कोई और ही होगा जो उन्हें सामने रखकर खुद छिपा हुआ है। शिखा को कुछ अजीब लग रहा था। वो बात की तह तक जाना चाहती थी, इसलिए वो इंदौर के लिए निकल गई। शिखा इंदौर के कारागार में गई थी, जहाँ पर हवेली के दीवान सुजान सिंह कैद थे। शिखा उनसे मिलकर कुछ बातों की गहराई तक जाना चाहती थी। जब वो आए तो शिखा को देखकर एक बेंक मुस्कान के साथ बोली, मैं जानता था तुम मुझसे ज़रूर मिलने आओगी। शिखा, अच्छा, और ये भी बता दो मैं तुमसे क्यों मिलने आने वाली थी? सुजान सिंह, क्योंकि ये राज मैं ही जानता हूँ कि तुम जिस बहरूपिये की बीवी बनकर हवेली में बैठी हुई हो, वो कभी उस दिलावर सिंह का बेटा था ही नहीं। शिखा, ये तुम कैसे कह सकते हो? सुजान सिंह, शक्ल मिलने से कुछ नहीं होता, सबूत भी चाहिए होता है। शिखा, और क्या है तुम्हारे पास सबूत? सुजान सिंह, मौत पृथ्वी की मौत का सबूत। मैंने मारा है उसे चाकुओं से, उसका सीना चीरा है मैंने ही उसकी लाश को नर्मदा नदी में फेंका है, और इतिहास गवाह है, मुर्दे कभी वापस नहीं आते। शिखा, अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है? सुजान सिंह, लगता नहीं है, ऐसा हुआ है। मैंने ही दो परिवार को आपस में लड़ाया। इतने सालों तक मैंने ही महावीर सिंह के बेटे ध्रुव को मारा है, जिससे दोनों भाई कभी एक ना हो सके। शिखा जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, सब कुछ तुमने अपने हिसाब से किया, पर कुछ ऊपर वाले के हिसाब से भी चलता है। तुमने पृथ्वी को जरूर मार दिया, पर यह भूल गए कि उसका एक जुड़वा भाई भी है। सुलोचना जी ने उस रात जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन उनमें से एक बच्चे की सांसें नहीं चल रही थी, इसलिए डॉक्टर ने दिलावर सिंह को ये बताया कि उनका एक ही बेटा पैदा हुआ है। कुदरत के चमत्कार देखिए कि वो बच्चा जिसे नर्स मरा हुआ समझकर फेंकने जा रही थी, उस बच्चे में जान आ गई और वो बच्चा जीवित हो उठा। वही बच्चा यशराज ठाकुर है, और मेरा पति भी। सुजान सिंह, ये सब झूठ बोल रही हो तुम, ये हो ही नहीं सकता। शिखा, अभी कुछ मिनट पहले तुमने सबूत की बात कही थी, ये रहा सबूत, मेरे पति की डीएनए रिपोर्ट, जिससे साफ पता चलता है कि यश ही दिलावर सिंह का बेटा है। तुम्हारी नज़रों में पृथ्वी मर चुका है, पर दुनिया की नज़रों में पृथ्वी जिंदा है। ये तुम कभी साबित नहीं कर पाओगे कि पृथ्वी को तुमने ही मारा है, पर इसकी सज़ा तुम्हें जरूर मिलेगी। सुजान सिंह, शिखा ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा और चली गई। वहाँ से निकलने के बाद शिखा ने वीर को फ़ोन किया। शिखा, हाँ वीर, कुछ मिला? वीर, नहीं मैम, इस इलाके में कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं है। खूनी बहुत ही चालाक है। शिखा, एक काम करो तुम अभी बलराज सर के घर पर जाओ, मैं कल सुबह तक दिल्ली पहुंच जाऊंगी। वीर, ठीक है मैम। वीर वंदना और राजन के साथ बलराज ठाकुर के घर पर पहुंचा। वहां पहुंचते ही वहां के हालात देखकर तीनों के होश उड़ गए। पूरे घर की तलाशी ली गई थी और सामान बिखरा हुआ है। घर के नौकर भी घर में नहीं थे। शायद अब उन्होंने वहाँ से काम छोड़ दिया था, या कोई और वजह। राजन, यहाँ क्या हुआ? वीर, यहाँ की तलाशी ली गई है, कोई कुछ ढूंढ रहा था यहाँ पर। वंदना, और क्या उसे वो चीज़ मिल गई? राजन, हाँ भी और ना भी। वीर, आप क्या करें? राजन, शिखा मैम को बताते हैं। वीर ने फ़ोन करके शिखा को सब कुछ बताया और घर से बाहर निकले। रात हो चुकी थी। उनकी गाड़ी एक चौराहे पर पहुंची, तभी उन पर कुछ लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। राजन, वीर और वंदना गाड़ी के दूसरी तरफ उतरे और बदले में उन्होंने भी फायरिंग करने लगे। थोड़ी देर में उनकी गोलियां ख़त्म हो गईं। वीर, मेरी गोलियां ख़त्म हो चुकी हैं। राजन, मेरे पास एक गोली है। वीर, और वंदना तुम्हारे पास? वंदना, 2। साजन,
अब क्या करें? वीर, कुछ नहीं, भागो, वरना क्या? वीर, हाँ जान रही तो फिर कभी इनसे निपट लेंगे। तीनों वहाँ से भागने लगे कि तभी उन तीनों के सामने एक लड़की और एक लड़का आ गए। उन्हें देखकर तीनों खड़े हो गए। लड़की, कमाल की बात है, हम तुम तीनों को लेने आए हैं और तुम तीनों हो कि भाग रहे हो? वीर, कौन हो तुम और हमें लेने क्यों आए हो तुम दोनों? लड़का, मेरा नाम काल है, रिकॉर्ड में मेरा नाम कालजय है। लड़की, मेरा नाम नगीना है। लड़का, तुम तो हमें जानते हो ना, और उज्जैन में हमें ढूंढने भी आए थे? उस लड़के ने राजन की तरफ देखते हुए कहा। राजन, आया तो था, पर तुम दोनों हमसे छिपकर भाग गए थे। लड़की, हमने तुम दोनों की जान बख्शी थी। वीर, तुमने तो कहा था कि इन्हें पकड़ लिया था तुमने। राजन, अब सबके सामने ये थोड़े ही कहता कि हम मुसीबत में फंस गए थे। लड़का, तुम दोनों की बकवास बंद हो गई हो तो चले। वीर, इतनी आसानी से तो नहीं। वीर ने अपनी रिवाल्वर उन पर तान दी। राजन, धीरे से, गोली है इसमें। वीर, ये बात हमें पता है, उन्हें नहीं। राजन ने भी अपना रिवाल्वर निकाली और उनके ऊपर तान दी। उसे देखने के बाद वंदना ने भी ऐसा ही किया। लड़का, तुम 3 और हम 15, बहुत नाइंसाफ़ी है। तुमने अगर एक गोली भी चलाई, उसके बाद तुम तीनों अगली गोली चलाने के लिए चिंता नहीं रहोगे। इसलिए तुम्हारी भलाई इसमें है कि खुद को हमारे हवाले कर दो। राजन ने वीर की तरफ देखा और हाँ में गर्दन हिलाते हुए दोनों ने अपनी अपनी रिवाल्वर नीचे गिरा दी। लड़की, होशियार हो तुम तीनों, नहीं तो बेवजह मारे जाते। लड़की ने इशारा किया तो कुछ आदमी आए और तीनों के हाथ पैर बांधकर गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा लिया। थोड़ी देर बाद वो लोग उन्हें एक गोदाम में ले गए जहाँ चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। तीनों को उस गोदाम में बंद करके वो लोग चले गए। सुबह 6 बजे शिखा नई दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गई थी। उसने राजन को फ़ोन किया पर उसका नंबर स्विच ऑफ था। उसने वीर और वंदना को भी फ़ोन किया पर उन दोनों का नंबर भी ऑफ था। शिखा, इन तीनों का फ़ोन बंद क्यों आ रहा है? कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गए? तभी शिखा के पास एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। शिखा ने फ़ोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से एक लड़की बोली, डीआईजी शिखा, तुम जिन्हें फ़ोन कर रही हो वो तीनों इस वक्त हमारे कब्जे में हैं। तुम ये भी जानती हो कि वो तीनों इस वक्त हमारे पास क्यों हैं। इसलिए हम जो चाहते हैं वो हमें दे दो, वरना तुम्हारे साथियों की लाश चील कौवे खाएंगे। शिखा, तुम्हें क्या चाहिए ये मैं नहीं जानती, ज़रा बताओ कि क्या चाहिए तुम्हें मिस नगीना। लड़की, ओह, तुम मेरा नाम भी जानती हो तुम। शिखा, तुम्हें क्या चाहिए ये भी जानती हूँ मैं, वो नक्शा जिसे बलराज सर ने तुम लोगों से छिपा कर रखा था इतने दिनों से। लड़की, 10 बजे कब्रिस्तान के पास आ जाना। उस नक्शे को लेकर मैं तुम्हें वहीं इंतज़ार करूँगी। अगर आने में देरी हुई या कोई होशियारी की तो याद रखना, उसी कब्रिस्तान में तुम्हारे साथियों की भी लाशें दफन मिलेंगी तुम्हें। शिखा, वो तो वक्त ही बताएगा किसकी लाश दफन होती है। 10 बजे शिखा उस लड़की के बताए हुए कब्रिस्तान में पहुंच गई थी, पर वो लड़की अभी तक वहां नहीं आई थी। शिखा एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर उसका इंतजार करने लगी। तभी सामने से एक सांवली सी लड़की काले कपड़ों में चली आ रही थी। उसने ऊपर से नीचे तक खुद को पूरे काले कपड़ों में ढक रखा था। हाथों में दस्ताने पहने हुए थे। उसकी आंखें किसी को भी घायल करने के लिए काफ़ी थी। शिखा की जगह अगर कोई लड़का होता तो सच में ही उसे देखकर अपना दिल दे जाता। काली नागिन की तरह चलती हुई वो शिखा के पास आई। लड़की, नक्शा लाई हो? शिखा, कौन सा नक्शा? लड़की, ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। शिखा, पहले मेरे साथी कहाँ हैं ये बताओ। लड़की, पहले नक्शा। शिखा, अगर ना दूँ तो? लड़की, तो मैं तेरी लाश से लूँगी। उस लड़की ने उछलते हुए शिखा को लात मारा तो शिखा पेड़ से टकराकर नीचे गिर गई। शिखा हाथ झाड़कर खड़ी हुई और उसने भी उसे लात मारी, पर वो लड़की बच गई और उसने शिखा के पैरों को पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और उसके मुंह पर एक घूंसा मारा, जिससे शिखा के मुंह से खून निकलने लगा। शिखा ने उससे अपने पैरों को छुड़ाया, पर उस लड़की की पकड़ मजबूत थी। उसने शिखा को घुमाया और दूर फेंक दिया। उस लड़की ने शिखा को संभलने का मौका ही नहीं दिया और शिखा पर लात घूंसों की बारिश कर दी। शिखा नीचे गिरी हुई थी। उस लड़की ने शिखा को गर्दन से पकड़ा, तभी शिखा ने उसका हाथ पकड़ लिया। शिखा, अब मेरी बारी है। शिखा ने उसके हाथ को मोड़ा और उसके सीने पर घूंसा मारा, जिससे वो नीचे गिर गई। उसके बाद शिखा ने उसके हर वार को रोककर उसे बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वो बेहोश हो गई। जब उस लड़की को होश आया तो उसने देखा शिखा उसके सामने बैठी हुई थी। शिखा, और खुराक चाहिए या अपने बॉस के पास लेकर चलोगी? शिखा उस लड़की के साथ उसके कार में बैठ गई। थोड़ी देर बाद शिखा उस लड़की के साथ उसी गोदाम में पहुंची जहां राजन, वंदना और वीर थे। तीनों को उन्होंने एक कुर्सी पर बांध कर रखा हुआ था। शिखा, घबराओ मत, तुम तीनों को कुछ नहीं होगा।
उस गोदाम में बहुत सारे आदमी थे। एक लड़का कुर्सी पर बैठा हुआ था। नगीना को देखकर वो उसके पास आया। लड़का, क्या हुआ? तुम्हें किसने किया ये सब? शिखा, मेरे साथ आ रही है तो मैंने ही किया ना ये सब। लड़का, मेरी बहन को चोट पहुंचाया है तूने, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। शिखा कुर्सी पर बैठते हुए, अब बकवास करना बंद कर, अपने बॉस को बुला। लड़का, तेरी इतनी हिम्मत, हमारे अड्डे पर आकर हमें ही ऑर्डर दे रही है। उस लड़के ने अपना रिवॉल्वर निकाला और शिखा के सिर पर लगा दिया। शिखा, इसे अपने जेब में रख ले बच्चे, अगर गलती से ये मेरे हाथ में आ गया तो यहाँ पर लाशें बिछ जाएंगी। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने शिखा की तरफ अपनी अपनी बंदूक कर दी तो शिखा कुर्सी से उठ गई और उसने अपने जैकेट की चैन को खोला तो सब डर गए और उन्होंने अपनी अपनी बंदूक नीचे कर दी। शिखा अपने शरीर में टाइम बम लगा कर आई हुई थी जिसमें टाइम चल रहा था। शिखा, इसमें टाइम 10 मिनट का है, अगर तुम लोगों ने ज़्यादा होशियारी दिखाई तो इस गोदाम के साथ साथ तुम सब भी नहीं रहोगे। लड़का खामोशी से खड़ा हो गया और अंधेरे से एक आवाज़ आई, तुम बहुत चालाक हो शिखा, पर तुम भूल गई कि इस वक्त कहाँ पर हो तुम। शिखा, तुम्हारी असलियत सामने आ चुकी है इंस्पेक्टर कपिल मुरारी, अब तुम्हारे छिपने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो सामने आ जाओ। कुछ ही मिनट में एक आदमी अंधेरे से बाहर आया। उस आदमी का आधा चेहरा जला हुआ था। वो शिखा के सामने आकर खड़ा हो गया। बहुत खूब शिखा, मुझ तक कोई भी तक नहीं पहुंच सकता बिना मेरी मर्जी के। तुम्हारे पति ने भी मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की पर कभी ढूंढ नहीं पाया। शिखा, एक बात पूछूं? हाँ, पर अपने इस खिलौने को थोड़ी देर के लिए रोक दो, थोड़ा फुर्सत में बात करते हैं। उसने शिखा के शरीर पर लगे बॉम्ब की तरफ देख कर कहा तो शिखा ने उसका टाइम रोक दिया। शिखा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि तुम मेरे पति तक कैसे पहुँचे? मैं कहीं भी किसी भी जगह किसी से भी मिल सकता हूँ। शिखा, ये डायलॉग बहुत ही फिल्मी है, कुछ नया सुनाओ। अच्छा ये बताओ, तुमने उनका हमशक्ल क्यों भेजा था उज्जैन? तुम्हें सब कुछ शुरू से बताता हूँ। आज से 10 साल पहले मैं CBI ऑफिसर था। उन दिनों ही मुझे पता चला कि बंगाल की खाड़ी के पास कोई ऐसा द्वीप है जहाँ यूरेनियम बहुत ही अधिक मात्रा में है। मैंने वहाँ से यूरेनियम निकालने के लिए कुछ लोगों की टीम बनाई जिसमें तुम्हारा पति भी था। मैंने बहुत ही मुश्किलों से वहाँ तक जाने के लिए कुछ जिद्दी सनकी अड़ियल लोगों को इकट्ठा किया। हमारा काम लगभग हो ही गया था। मेरे सभी आदमी उस द्वीप की ओर बढ़ रहे थे कि तभी बलराज ठाकुर हमारे रास्ते में आ गया और उसने हमें उस रात उस द्वीप पर नहीं जाने दिया। जब हमें ये पता चला कि CBI के लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं तो हमने अपने जहाज़ को बॉम्ब से उड़ा दिया और हम वहाँ से बच निकले। उन्हीं सनकी में से तुम्हारा पति भी था। वो उस रात उस द्वीप पर पहुँचा ही नहीं बल्कि उसने उस द्वीप का नक्शा भी लाकर मुझे दिया। ये काम उसने मेरे लिए बहुत अच्छा किया, पर मुझे अपने आप को रोकना था। पहले मुझे मेरे रास्ते के सबसे बड़े दुश्मन बलराज ठाकुर को हटाना चाहिए था, पर मैंने उस बारे में सोचा ही नहीं और एक बार फिर बलराज ठाकुर ने मेरे प्लान पर पानी फेर दिया, मुझे घायल कर दिया, मुझसे मेरा नक्शा छीन ले गया और तो और उसने मेरे उस साथी को भी अपने घर में पनाह दे दिया जिसने मुझे वो नक्शा ला कर दिया था। उस रात जब बलराज ठाकुर ने मुझे गोली मारी थी तो मैं जख्मी हालत में बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहुंचा। 6 साल तक मैं बांग्लादेश की जेल में कैद रहा। वहीं पर मैंने अपनी एक टीम बनाई और आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। वापस आने के बाद भी मेरा मकसद वही रहा जो आज से 10 साल पहले था। इसलिए मैंने सबसे पहले एक एक करके अपने दुश्मनों को ख़त्म किया और फिर उसके बाद तुम्हारे पति को ढूंढा, पर उस तक पहुँच पाना इतना आसान नहीं था। बदला तो मैं उससे कभी भी ले सकता था, पर उससे पहले मैं बलराज ठाकुर से उस नक्शे को लेना चाहता था। इसलिए मैंने तुम्हारे पति से मिलते जुलते बॉडी वाले आदमी की प्लास्टिक सर्जरी करवाई। शिखा, आगे मैं बताती हूँ। तुम्हारा प्लान था कि तुम मेरे पति को दिल्ली बुलाओ और उसे कैद कर लो, इसलिए इस काम को करने के लिए तुमने CID ऑफिसर रौनक को चुना। हाँ, पर इस बार भी हमारा प्लान कामयाब नहीं हो पाया। उसे किसी और ने मार दिया और मेरे आदमियों के हाथ से तुम्हारा पति मारा गया। इस तरह एक बार फिर मैं उस द्वीप पर नहीं जा सका, पर अब नहीं, अब अगर मेरे रास्ते कोई आया तो मैं उसे उसके खानदान सहित मिटा दूंगा। गुस्से में उसने अपने दांतों को भींचते हुए कहा, शिखा, क्या तुमने अपने सारे दुश्मनों को ख़त्म कर दिया या कोई और जिंदा है अभी? तुम कहना क्या चाहती हो? शिखा, तुम्हारा दुश्मन एक अभी जिंदा है या तुमने उसके साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया है? तुम बहुत होशियार हो शिखा, इसलिए मेरे सामने जिंदा बैठी हो, वरना मुझसे इस तरह बातें करने वाला जिंदा नहीं रहता। शिखा, तुम भी बहुत किस्मत वाले हो जो मेरे सामने होते हुए भी जिंदा हो। तुम जैसे गुंडों को मैं अपने पाँव के जूते के नीचे रखती हूँ। अपनी औकात में रह लड़की, तू जानती नहीं इस वक्त तू कहाँ है।
बहुत जल्द इसकी सारी अकड़ गायब हो जाएगी कपिल, क्योंकि इसे नहीं मालूम कि शेर की गुफा में आने के बाद हिरनी वापस अपने घर नहीं जाती। दरवाजे से सीबीआई का असिस्टेंट डायरेक्टर निरंजन गुप्ता आया। शिखा, आइए, आपकी ही कमी रह गई थी। आपको उस मिलने वाले यूरेनियम के भंडार से कितने % मिलने वाले हैं? निरंजन गुप्ता, वो जानने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगी। लाओ, नक्शा कहाँ है? हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं है। शिखा, नक्शा मेरे पास नहीं है। निरंजन गुप्ता, सुना है तुम्हारे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कैसे हैं वो? शिखा की आंखें बड़ी हो गई और वो गुस्से से देखने लगी। निरंजन गुप्ता, तुम्हें अपनी बहन को फ़ोन करना चाहिए। पता नहीं क्या हो रहा होगा इस वक्त वहाँ। सुना है लखनऊ की हवा बदलने वाली है। शिखा ने जल्दबाजी में अपना फ़ोन निकाला और निम्मी को फ़ोन करने लगी, पर उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। शिखा ने घर के लैंडलाइन पर फ़ोन किया, पर उसे भी किसी ने नहीं उठाया। निरंजन गुप्ता, अब तो यकीन हो गया ना कि तुम्हें हम कुछ भी कर सकते हैं? शिखा गुस्से में उठी और निरंजन गुप्ता के मुंह पर एक घूंसा मारा। घूंसा लगते ही वो दीवार से जा टकराया और सिर पकड़ के बैठ गया। अपने बच्चों की ज़िंदगी चाहती हो तो वो नक्शा। शिखा मजबूर हो चुकी थी। उसने अपने कॉलर के पास से नक्शा निकाला और निरंजन गुप्ता की तरफ फेंक दिया। निरंजन गुप्ता, डीआईजी शिखा मरते दम तक ये नक्शा नहीं देती, पर एक माँ अपने बच्चे के लिए नक्शा क्या अपनी जान भी दे सकती है। निरंजन गुप्ता ने नक्शा उठा लिया और कपिल की ओर बढ़ा दिया। कपिल ने नक्शा खोल कर देखा और फिर बोला, इस नक्शे के लिए मैंने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है। नगीना और काल ने अपने दोनों हाथों में अपनी बंदूकें निकाली और शिखा के साथ राजन, वीर और वंदना के कनपट्टी पर रख दिया। काल, अब तो इन तीनों की ज़रूरत नहीं है ना बॉस? ज़रूरत तो नहीं है, पर इन चारों को हम इतनी आसानी मौत नहीं देंगे, क्योंकि एक तो इनमें से एक मेरी बेटी की पत्नी है, जिसे मैंने बचपन से पाला था और अपने सारे हुनर सिखाए थे। शिखा, अगर तुम उसे अपना बेटा मानते हो तो उसे गलत रास्ते पर कभी नहीं ले जाते। तुमने उसे इस्तेमाल किया है बस। तुम जो भी समझो लड़की, पर मैंने उसे अपना सब कुछ दिया है, पर वो मुझसे ही गद्दारी कर गया। शिखा, तुम इसी लायक हो। निरंजन गुप्ता, इस लड़की से बकवास करने का वक्त नहीं है। कपिल, इन चारों को ख़त्म करो और चलो यहाँ से। तुम ठीक कह रहे हो निरंजन, बहुत बकवास सुन लिया मैंने। माफ़ करना मुझे बहू रानी, मुझे अपने मकसद के लिए तुम्हारी कुर्बानी देनी पड़ रही है, पर तुम्हें मरने के बाद तुम्हारे बच्चों को मैं अपने पास लेकर आऊँगा और उन्हें तुम्हारे पति मृत्युंजय से भी खूंखार बनाऊँगा। शिखा की तरफ देखते हुए वो जोर से हंसने लगा तो शिखा भी उसे गुस्से से देखने लगी। काल, तुम जानते हो तुम्हें आगे क्या करना है? काल, जी बिल्कुल। कपिल, निरंजन गुप्ता, नगीना तीनों वहाँ से चले गई। उनके जाने के बाद काल अपने आदमियों के साथ शिखा के पास आया। काल, बॉम्ब से खेलने का बहुत शौक है ना तुझे लड़की? तो एक खेल हमारे साथ भी खेल लो। ज़रा डीआईजी साहिबा के हाथ तो बांधो। उसके आदमियों ने शिखा के हाथ पैर बांध दिए। उसके बाद उसने शिखा के बॉडी पर लगा हुआ टाइम बम चालू कर दिया। उस पर फिर से उल्टी गिनती शुरू हो गई, जिसमें 4 मिनट 56 सेकंड का टाइम चल रहा था। काल, चलो अब यहाँ से। अपने सब आदमियों के साथ वो वहाँ से चला गया। वीर, मैम आप क्या करें? शिखा, कुछ नहीं, इंतज़ार। वंदना डरते हुए, किसका इंतज़ार? वीर, किसका? यमराज का या इस बॉम्ब का फटने का? राजन, बॉम्ब फटेगा तो यमराज अपने आप आ जाएंगे। शिखा रेंगती हुई वंदना के पास पहुंची और धक्का मारकर उसने वंदना की कुर्सी नीचे गिरा दिया। नीचे गिरते ही वंदना का सिर जमीन से टकराया। वंदना, क्या कर रही हो मैम? आप आराम से मरने भी नहीं दे रही हैं। शिखा, मेरे हाथों की रस्सी खोलो। वंदना, कैसे? हाथ तो बंधे हैं मेरे। शिखा, मुँह से। वंदना, क्या फ़ायदा, टाइम तो उसमें 2 मिनट रह गया है, खोलते खोलते ही बॉम्ब फट जाएगा। वंदना ने डरते हुए बोला। शिखा, बिल्कुल चुप और जल्दी रस्सी खोलो। वंदना ने दांतों से शिखा की रस्सी को खोल दिया। उसके बाद शिखा ने अपने पैरों की रस्सी खोली तो बॉम्ब फटने में 30 सेकंड का वक्त रह गया था। शिखा बहुत आराम से मटके के पास गई और उसने पानी पिया। वीर, राजन और वंदना सोच रहे थे कि शिखा टाइम बम का बाहर ले जाकर फेंकेगी या उसे बंद करने का कुछ करेगी, पर वो पानी पी रही थी तो वो तीनों हैरानी से उसे देख रहे थे। शिखा फिर उन तीनों के पास गई और वंदना की रस्सी खोलने लगी। वंदना चिल्लाती है, मैम बॉम्ब फटने वाला है, टाइम पूरा हो गया है। टाइम पूरा हो गया था। तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि टाइम पूरा होने के बाद भी बॉम्ब नहीं फटा था और तीनों हैरानी से बॉम्ब को देख रहे थे। शिखा, उठो अब बहुत। वीर, पर मैम ये बॉम्ब फटा क्यों नहीं? शिखा, नकली है। राजन, नकली? वंदना खुश होती, ओह आपने तो हमें डरा ही दिया था मैम। वीर, और उन लोगों को
तभी गोदाम का दरवाज़ा खुला तो चारों छिप गए। काल ने अपने आदमियों को भेजा था ये देखने के लिए कि बॉम्ब अभी तक फटा क्यों नहीं, या वो लोग अपनी रस्सियाँ खोलकर भाग गए बिना गोदाम का दरवाज़ा खोले ही। अंदर घुसते ही एक आदमी के सिर पर राजन ने पत्थर फेंक कर मारा और वो सिर पकड़ कर बैठ गया। वीर, भाई सबको अंदर तो आ जाने देता। सभी लोगों ने अपनी अपनी बंदूकें निकाली और उसे लेकर अंदर घुस गए, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अंदर आते ही उनसे लकड़ी का एक बड़ी सी बल्ली टकराई और सभी नीचे गिर गए। उसके बाद उस गोदाम में जो कुछ हुआ किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। चारों एक साथ मिलकर उन्हें लाठी डंडों से मारना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनट में सभी अधमरे हो चुके थे। राजन ने एक का गर्दन पकड़ा और दबाते हुए बोला, क्या प्लान है तुम्हारे बॉस का? वो हमारा बॉस नहीं है। उसने हम सबको 20-20 हज़ार दिए थे और कहा था फिल्म की शूटिंग होने वाली है यहाँ पर। वो देखो कैमरे भी लगे हुए चारों तरफ और हमारे हाथों में बंदूकें भी नकली हैं, उस आदमी ने कराते हुए कहा। शिखा ने चारों तरफ देखा तो दीवारों पर कैमरे लगे हुए थे। वीर ने जाकर कैमरे चेक किए तो सारे कैमरे बंद पड़े हुए थे। वीर, मैम, ये तो बस इन लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए लगाया गया है। शिखा, एम्बुलेंस को फ़ोन करके इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो। और हॉस्पिटल का खर्चा? उनमें से एक आदमी बोला, राजन, 20-20 हज़ार मिले हैं ना, उसका इस्तेमाल करो। सभी बाहर आ गए। शिखा बाहर आते ही कार में बैठी। उसके पीछे भागते हुए तीनों भी कार में बैठ गए। वंदना, हम उन लोगों के पीछे जा रहे हैं मैम। शिखा, नहीं, एयरपोर्ट। शिखा ने बोलते हुए अपना मोबाइल वीर की तरफ फेंका, जिसमें एक वीडियो प्ले हुआ जिसमें निम्मी, आलोक जी, अंजना जी और शिखा के दोनों बच्चे थे। वीर, ये तो लखनऊ में आपके घर की ही वीडियो है। शिखा, हाँ, उन्हें घर में ही रखा गया है। 2 घंटे बाद सभी लखनऊ पहुंच गए थे। शिखा एयरपोर्ट से बाहर निकली और टैक्सी में बैठी। तभी राजन ने हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। राजन, रुकिए मैम। शिखा, क्यों? राजन, उसके पास प्लान है और बिना किसी प्लान के वो हमें नहीं बुला रहा है वहाँ। वीर, ये कोई बड़ी साजिश है। उसका नक्शा उसके हाथ में आ चुका है। अब हम उसके किसी काम के नहीं हैं, तो वो हमें ख़त्म करने का ही प्लान बना रहा है। वरना इससे हम आपकी फैमिली वालों को भी नहीं बचा पाएंगे। शिखा राजन की तरफ देखते हुए, तुम्हारे पास कोई प्लान है? राजन, इससे तो बेहतर है। शिखा, ठीक है, बताओ अपना प्लान। राजन, वो सभी हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे घर के अंदर जाने का, पर हम घर में ना जाकर उन्हें बाहर बुलाएंगे और मौका देखकर हम में से कोई खिड़की से अंदर घुसेगा और अंकल आंटी और 3 टिंगू को छुड़ा लाएगा। कैसा है ये प्लान? शिखा, एकदम बकवास। वीर, मेरे पास भी एक प्लान है। वंदना, मेरे पास भी। तीनों एक साथ वंदना की तरफ देखने लगे तो वंदना मासूमियत से बोली, आप लोगों से कई गुना ज़्यादा बेहतर प्लान है मेरा, और एकदम आसान भी। वीर, ठीक है, बताओ तुम अपना प्लान, फिर मैं बताता हूँ अपने जीनियस दिमाग से तैयार किया गया प्लान। वंदना ने अपना प्लान बताया। उसके बाद वीर ने अपना प्लान बताया तो वंदना का प्लान ही ज़्यादा बेहतर लगा। तो वंदना ने वीर की तरफ एटीट्यूड से आंखें ऊपर नीचे की। शिखा, चलो अब उन लोगों को सबक सिखाते हैं। सभी उस कॉलोनी में पहुंचे जहां शिखा का घर था। दोपहर के 3 बज रहे थे। कॉलोनी के ज़्यादातर लोग सोए हुए थे या घर में रहकर अपना अपना काम कर रहे थे। वीर, वंदना, राजन और शिखा चारों घर से 20 मीटर की दूरी पर खड़े थे। शिखा, राजन तुम जाओ। राजन, ठीक है। राजन घर के बाहर पहुंचकर घर की बेल को बजाया, पर अंदर से कोई नहीं आया। राजन ने फिर बेल बजाया, फिर भी कोई बाहर नहीं आया। तभी पड़ोस वाले घर से एक औरत आई और राजन को देखकर बोली, सुनिए भाई साहब, वो लोग 3 दिन पहले से ही कहीं पर गए हुए। राजन, कहाँ गए हैं? दिल्ली गए हैं, कोई रिश्तेदार मर गया है उनका। राजन, आप कंफर्म हैं कि वो लोग घर पर नहीं हैं? अरे बाबा, आप हो कौन? राजन, मैं अखबार वाला, पैसा लेने आया हूँ। पर अखबार तो कोई और डालने आता है, तुम्हें तो कभी नहीं देखा इनके घर में अखबार डालते हुए। राजन, पूरे दिन पड़ोस में ही झांकती रहती हैं क्या है? क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं तुम? राजन, मैं 2 दिन बाद आऊँगा। राजन वहाँ से चला गया और वो औरत उसे देखती रही। राजन शिखा और तीनों के पास गया। राजन, मैम, उसने यहाँ पर उन लोगों को नहीं रखा है, वो सिर्फ हम लोगों को गुमराह कर रहा है। शिखा का दिमाग घूमने लगा। उसे अपने पूरे परिवार की चिंता खाई जा रही थी। उसने कुछ सोचा और अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल करके आगे की ओर चली गई, बात करते हुए। वीर वंदना की तरफ देखते हुए, तुम्हारा प्लान तो रखा का रखा ही रह गया। राजन, उसने पिछले 1 साल में 7 CBI ऑफिसर्स को मारा है। इतना आसान नहीं है उसके प्लान को समझना। वीर, 6 को मारा है। राजन, अभी 2 दिन पहले ही तो डायरेक्टर का गेम बजाया है उसने। वंदना, हाँ, तो अब आगे क्या करना है? मैम बहुत परेशान है, उनके दोनों बच्चे और मॉम डैड मुसीबत में हैं।
वीर, मैम ही बताएंगी अब क्या करना है। वीर ने पीछे मुड़कर देखा तो शिखा वहाँ पर नहीं थी। वीर ने शिखा को फ़ोन किया पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। वीर, शिखा मैम हमें यहाँ पर छोड़कर क्यों चली गई? राजन, कहाँ चली गई? वंदना, शायद वो हमें और मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए हमें बिना बताए चली गई। वीर, अब क्या करना है? राजन, कुछ तो करना ही पड़ेगा। उड़ीसा, रात 1 बजे। ब्रह्मपुर का समुद्री तट, जहाँ पर 100 से 150 आदमी को बंधक बनाकर रखा गया था। समुद्र अपने पूरे उफान पर था। समुद्र का पानी रात में भी सफ़ेद दिखाई दे रहा था। उन लोगों ने उनके सामने 50 से 60 बंदूक लिए आदमी खड़े थे। एक आदमी काले कपड़ों में सिगरेट पीते हुए वहां चक्कर लगा रहा था। शायद वो किसी के आने का इंतजार कर रहा था। वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्मगलर केविन था, जिसका काम बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और भारत के कुछ हिस्सों से लड़कियों और आदमियों को गैर कानूनी तरीके से दूसरे देश भेजता था काम करने के लिए। तभी एक हेलीकॉप्टर उड़ते हुए वहां पर लैंड हुआ। हेलीकॉप्टर में से कपिल, निरंजन गुप्ता, नगीना उतरे। हेलीकॉप्टर के पास वो आदमी आया और कपिल की तरफ देखते हुए बोला, केविन, कहाँ रह गए थे? मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं इन लोगों के साथ 3-4 बार तो इन लोगों का खाना खिला चुका हूँ। कपिल, हाँ वो तो ज़रूरी है, नहीं तो भूखे पेट रहे तो काम करते हुए मर जाएंगे। केविन, नक्शा लाए हो तुम? कपिल, हाँ लाया हूँ। केविन, ठीक है, तुम अपने आदमियों के साथ इन लोगों को लेकर जहाज़ में बिठाओ। ज़्यादा वक्त नहीं है हम लोगों के पास। आज की रात समुद्र में तूफान आने वाला है, इस वजह से नेवी का इस तरफ आना मुश्किल है। कपिल, हमें सुबह तक सारा यूरेनियम वहाँ से निकालना है। केविन, इतना आसान नहीं है यूरेनियम वहाँ से इतनी जल्दी निकालना। कपिल, निकालना तो आज ही है। तुम्हारे पास कितने आदमी हैं इस वक्त? केविन, 160। कपिल, कम है बहुत। केविन, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं। इन्हें पैसों का लालच देकर यहाँ लाया गया है, नहीं तो ये हम लोगों के चलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। निरंजन गुप्ता, अगर तुम दोनों की बातें ख़त्म हो चुकी हो तो हम चलें। सभी लोग जहाज़ में बैठ गए। कपिल, मुझे किसी का इंतज़ार है निरंजन। निरंजन गुप्ता, किसका? वहाँ पर एक कार आकर रुकी, जिसमें से काल बाहर आया। कार की डिक्की से उसने शिखा को बाहर निकाला, जिसके मुंह पर टेप और हाथ बंधे हुए थे। उसने बाजुओं से खींचते हुए शिखा को कपिल के सामने धक्का देकर गिरा दिया। कपिल ने शिखा के मुंह को जोर से दबाया और आंखें बड़ी करके बोला, मैं तुझे ये दिखाने के लिए यहाँ पर लाया हूँ लड़की, क्योंकि तेरे पति ने मुझे धोखा दिया और उस इंसान का हमदर्द बन गया जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। इसलिए आज मैं तुझे तेरे परिवार के साथ ख़त्म कर दूंगा और तेरी आंखों के सामने तेरे बच्चों को मगरमच्छ को खिलाऊंगा। नगीना ने हेलीकॉप्टर से अंजना जी, आलोक जी, निम्मी को बाहर धकेला। शिखा उठकर उन लोगों के पास गई, पर वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी क्योंकि उसका मुंह बंधा था। शिखा अंजना जी के सिर से सिर लगाकर रोने लगी। चारों ही एक दूसरे के पास बैठकर रोने लगी। कपिल के आदमियों ने चारों को घसीटते हुए जहाज़ में ले जाकर धकेल दिया। कपिल भी अपने साथियों के साथ जहाज़ में चढ़ गया। जहाज़ अब उस समुद्री रास्ते से बंगाल की खाड़ी की तरफ चलने लगा। बहुत ही तेज़ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और बारिश भी शुरू हो चुकी थी। शिखा को अब अपने बच्चों की बहुत चिंता हो रही थी। उन्हीं के लिए तो वो इतना दूर आ गई थी, लेकिन अब भी वो उससे इतना दूर थे जितना कि पहले। जहाज़ काफ़ी तेज़ रफ्तार से उस अनजान द्वीप की ओर बढ़ रहा था। तेज़ बारिश और तूफान के बीच जहाज़ एक अनजान द्वीप पर पहुंचा। कपिल अपने आदमियों के साथ द्वीप पर उतरा और उसने जहाज़ में मौजूद बाकी लोगों को भी नीचे उतरने को कहा, तो उसके सभी आदमी उन्हें पकड़कर नीचे ले आए। केविन, तो यही है वो तुम्हारा द्वीप जो हमें मालामाल करने वाला है? कपिल, हाँ। निरंजन गुप्ता, यहाँ की मिट्टी तो काफ़ी पथरीली है और एकदम काली भी। केविन, ये मिट्टी नहीं है और ना ही कोई ये द्वीप है। ये किसी बड़े चट्टान का हिस्सा है जो समुद्र की लहरों से टूट टूट कर एक छोटे से द्वीप के आकार का हो गया। केविन, खुदाई शुरू करवाओ। कपिल के इशारों पर सभी लोग उस द्वीप की खुदाई करने लगे। कपिल, निरंजन गुप्ता और केविन तीनों ही एक एक टुकड़ा उठा उठा कर देख रहे थे। केविन, अगर ये यूरेनियम हम किसी आतंकवादी संगठन को दे दें तो क्या होगा? कपिल, वो उसकी कीमत नहीं दे पाएंगे। इसकी कीमत हमें चाइना देगा और चाइनीज जनरल से मैंने बात की है। वो इस क्षेत्र में नहीं आ सकता। ये क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सुबह हो चुकी थी। सारे मजदूर भी खुदाई करते करते थक गए थे। जो तो खुदाई करने से मना कर देता, उसके आदमी उसे गोली मार के समुद्र में फेंक देते। खुदाई पूरी हो चुकी थी। अब खुदाई करने पर ज़मीन से पानी निकलने लगा था। इससे कपिल ने खुदाई रुकवा दी थी और यूरेनियम को जहाज़ में लोड करने को कह दिया था। सभी मजदूरों ने यूरेनियम को जहाज़ में लोड किया। जहाज़ पूरा भर चुका था। इसमें इतने सारे लोगों को ले जाने की क्षमता नहीं थी।
कपिल, सभी घुटने पर बैठ जाओ और अपने सिर नीचे कर लो, हम तुम सभी को आज़ाद करने वाले हैं। इतना सुनते ही सभी रोहिंग्या मजदूर डर गए। वो ये जान गए थे कि वो लोग उनके साथ क्या करने वाले हैं। कपिल, तुम लोगों को सुनाई नहीं दिया क्या कह रहा हूँ? लगता है सब बहरे हैं, ऐसा ही मरना पसंद करेंगे। कपिल ने अपनी बंदूक उठाई। वो गोली चलाता इससे पहले एक गोली उसके दाएं हाथ के अंगूठे में लगी और उसके हाथों से बंदूक छूट गई। हाथों से खून निकलने लगा। उसके बाद अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। पलक झपकते ही उसके आधे से ज़्यादा आदमी मारे जा चुके थे। बचे हुए भागकर पेड़ों के पीछे छिप गए थे और कुछ भागने की हालत में नहीं थे। सभी ये सोच रहे थे कि उनके साथ हुआ क्या ये। सबकी आंखें उसमें फटी की फटी रह गई जब आसमान में 4 से 5 हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, जिनकी आवाज़ से उस समय आनी शुरू हुई जब वहां गोलियां चलनी बंद हो गई। हेलीकॉप्टर से नीचे रस्सी के सहारे इंडियन आर्मी के साथ यश उतरा, जिसे देखकर कपिल, निरंजन गुप्ता, काल और नगीना के होश उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ से वीर और राजन भी इंडियन नेवी के साथ आ रहे थे। यश को देखकर शिखा के भी होश उड़ गए। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो इसे सपना सोच रही थी अब तक। थोड़ी देर पहले जब अंधेरे में कपिल अपने आदमियों के साथ मिलकर यूरेनियम की खुदाई करवा रहा था, तो अंदर जहाज में शिखा ने अपने जूतों से ब्लेड निकाला और अपने रस्सियों को काटा। उसने अंजना जी, निम्मी और आलोक जी को उनके पीछे आ रहे दूसरे जहाज, जिसमें जी, वीर, राजन और वंदना थे, उस तक बोट के जरिए उन लोगों को भेज दिया। वर्तमान में कपिल यश को देखकर, तुम जिंदा हो? तुम तो मर चुके थे। यश ने उसके बात का जवाब नहीं दिया और आते ही उसके पैरों में गोली मार दी। वो वहीं गिरकर तड़पने लगा। यश ने दूसरी गोली चलानी चाहिए, लेकिन शिखा ने उसे रोक दिया। शिखा, इसे इसके किए की सज़ा मैं दूंगी। शिखा कपिल के पास गई और उसके मुंह पर घूंसा मारते हुए बोली, तुझे क्या लगा प्लान सिर्फ तू ही बना सकता है? मैं तुझे दिल्ली में ही ख़त्म कर सकती थी, पर तुझे इस जगह ही लाकर मारना चाहती थी मैं, ताकि मरने के बाद तेरी आत्मा ना भटके। तेरे साथ जितने भी आए थे वो सभी मारे जा चुके हैं, वो देख। कपिल ने सिर घुमाकर देखा तो केविन, नगीना और काल तीनों की लाशें ज़मीन पर पड़ी हुई थी और निरंजन गुप्ता के सीने पर गोली लगी हुई थी। वो अधमरा सा एक पेड़ से चिपककर अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। शिखा उठी और भागते हुए यश के गले लग गई। यश ने भी उसे कस के गले लगा लिया। सभी बांग्लादेशी रोहिंग्यों को इंडियन आर्मी ने जहाज़ के जरिए उनके देश भेज दिया। कपिल को भी गिरफ्तार कर लिया और यूरेनियम से भरा जहाज भी जब्त कर लिया गया। हेलीकॉप्टर में शिखा यश के सीने पर सिर रखकर लेटी हुई थी और राजन उनसे आगे पायलट के साथ बैठा हुआ था। शिखा, आप हमेशा मेरा प्लान खराब कर देते हैं। यश, क्या करूं मेरी जान, तुम्हारे प्लान में दम ही नहीं रहता है। शिखा, अच्छा जी। यश, जी हाँ। शिखा, आपको देखकर मैं कितनी खुश हुई ये जानते हैं आप? यस, मैं तुम्हें देखकर जितना खुश हुआ था उससे दुगनी खुशी होगी तुम्हें, ऐसा मैं महसूस कर सकता हूँ। शिखा, आप वहाँ पर कैसे पहुँचे? मेरा प्लान तो बस राजन, वीर और वंदना के साथ इंडियन नेवी के हाथों उन सभी को गिरफ्तार करवाने का था, पर आप अचानक कैसे पहुँच गए? यस, मैंने तुम्हें कॉल किया पर तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ था, इसलिए मैंने उसके बाद राजन को फ़ोन किया तो उसने मुझे सब कुछ बताया और मैं पहुँच गया वहाँ पर। शिखा, आप वहाँ पर कैसे पहुँचे? इसका मतलब आपकी याददाश्त। शिखा ने हैरानी से यश की तरफ देखा। यश, मेरी याददाश्त उस रात ही वापस आ गई थी जिस रात मैं और राजन उस कपिल के बॉम्ब ब्लास्ट से घायल हुए थे। शिखा, तो आप पृथ्वी नहीं हैं? राजन, नहीं, मैं पृथ्वी नहीं, मैं मृत्युंजय हूँ और मैं। शिखा ने यश के होठों पर अपनी उंगली रख दी। शिखा, बाकी सब कुछ जानती हूँ मैं। यश, बच्चे कहाँ हैं मेरे? शिखा, हमारे बच्चे? यश, हाँ, हमारे बच्चे। शिखा, मम्मी पापा के साथ हैं, सुरक्षित हैं बिल्कुल। यस, वीर मुझे बता रहा था उन्हें भी उसने किडनैप कर लिया था। शिखा, हाँ, पर मेरे होते हुए कोई मेरे बच्चों को की तरफ आंख उठाए ये मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने दिमाग दौड़ाया और जहाँ पर बच्चे थे वहाँ से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यस, वो कैसे? शिखा, फिर कभी बताऊँगी कैसे। थोड़ी देर में तीनों इंडियन आर्मी के छावनी पर पहुंचे, जहां पर आलोक जी, अंजना जी, निम्मी, यशिका और कीर्तिमान के साथ उन लोगों का इंतजार कर रहे थे। यश को वहां पर देखकर तीनों बहुत खुश हो गए। निम्मी भागती हुई आकर यश के गले लग गई। निम्मी, पता है जीजू, जब वंदना दीदी ने बताया कि आप बिल्कुल ठीक हैं, उस समय से हम सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। यश, ओहो साली साहिबा, पहले छोड़ो, सभी देख रहे हैं। निम्मी ने यश को छोड़ा तो यश आलोक जी और अंजना जी के पैरों को छुआ। आलोक जी, तुम्हें सही सलामत देखकर बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। यस, आप लोगों की दुआओं का असर है जो मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अंजना जी,
बेटा हमारी दुआ तुम लोगों के साथ हमेशा ही रहेगी। यस जी माँ जी। यस ने याचिका को गोद में लिया और गोद में जब उसने याचिका को लिया तो उसकी आंखें भर आई और उसने मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूम लिया। यस मेरी परी। यशिका ने अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से यश को गौर से देखा और रोने लगी। यश उसे हिलाते हिलाते चुप कराने लगा। जब वो चुप नहीं हुई तो उसे शिखा को दे दिया। शिखा की गोद में आते ही यशिका एकदम चुप हो गई। उसके बाद यश ने कीर्तिमान को गोद में लिया जो चुपचाप उसे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। यस शिखा से हमारी लाडली जितनी प्यारी है उतनी ही शैतान भी है। शिखा बेटियां हमेशा अपने पापा को ही तो परेशान करती हैं। शिखा आलोक जी को देखते हुए बोली। निम्मी हाँ वो तो है। उज्जैन यश घर आने वाला था। काव्या ने सबको बता दिया था कि यश जिंदा है और सही सलामत है। उसने राजन की बड़ाई भी खूब की थी। पूरी हवेली को सजाया जा रहा था। सुलोचना जी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने यश के ठीक होने और सकुशल वापस घर आने की खुशी में माँ काली की पूजा का आयोजन किया था जिसने 700 ब्राह्मण पूजा करने आए हुए थे। ढोल नगाड़ों से पूरी हवेली गूंज रही थी। थोड़ी देर में यश एक ऑडी हवेली के गेट पर आकर रुकी। उसमें से यश और वीर बाहर आए। यश ने सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा पहन रखा था और वीर ब्लू कलर के शर्ट और ब्लैक पैंट में था। यश जब हवेली में अंदर जा रहा था तो उस पर फूल बरसाए जा रहे थे। सुलोचना जी ने दरवाजे पर रोते हुए उसकी आरती उतारी और उसके गले लगकर रोने लग गई। सुलोचना जी शिखा कहाँ है बेटा? यस उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए कल आएगी वो। सुलोचना जी कल हम सभी उसे लेने जाएंगे। यस इसलिए तो नहीं आई। सुलोचना जी क्या? यस कुछ नहीं। नीतू और काव्या भी यस के गले लग गई और वो दोनों भी रोने लगी। यस ने उन्हें चुप कराया। उसके बाद दिलावर सिंह के पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया और उन्होंने उसे गले लगा लिया। घर के सभी लोग बहुत खुश थे। यश वापस आ गया था। शारदा देवी ने भी यश को गले लगा लिया। अंश, अक्षय, शशांक, सोनिया, सीमा सभी ने यश को चारों तरफ से घेर लिया था। थोड़ी देर में पूजा शुरू हुई और उस दिन दिलावर सिंह ने खूब पंडितों और गरीबों को दान किया अपने बेटे के वापस आने की खुशी में। 2 दिन बाद लखनऊ में शिखा गुस्से से सब्जियां काट रही थी। आज उसकी शादी की सालगिरह थी पर सुबह से दोपहर हो गया था। यश का फ़ोन नहीं आया था। तभी उसका फ़ोन बजा। वो खुश हो गई कि यश ने फ़ोन किया है पर फ़ोन रश्मि का था। शिखा ने फ़ोन उठाया। रश्मि हैप्पी एनिवर्सरी मेरी जान। कहाँ है तुम्हारे राजकुमार? बात कराओ उनसे। शिखा वो यहाँ नहीं है। रश्मि तो कहाँ है? शिखा उज्जैन। रश्मि आज तेरी शादी की सालगिरह है और वो तेरे पास नहीं है? वो ये तो बहुत बुरी बात है। अभय ने तो मुझे इतने सारे तोहफे दिए थे कि उन्हें खोलते खोलते आधा दिन बीत गया था मेरा। और एक तेरे हस्बैंड नाम के सिर्फ राजकुमार है। रश्मि ने ताना मारते हुए शिखा को कहा तो शिखा को यश पर और गुस्सा आ गया। शिखा तू मुझे बधाई दे रही है या टॉन्ट मार रही है? रश्मि बधाई दे रही हूँ। रश्मि ने फ़ोन रख दिया तो शिखा ने गुस्से से फ़ोन दीवार में दे मारा। शिखा पता नहीं खुद को समझते क्या है। 2 दिन से एक बार भी फ़ोन नहीं किया। आखिर मैं हूँ ही क्या? कौन? उनकी एक बीबी जिसे बिना बताए कहीं भी गायब हो जाते हैं। शिखा खुद से बड़बड़ाई जा रही थी और सब्जी काट रही थी। आलोक जी, निम्मी और अंजना जी उसे देखकर हंस रहे थे। शाम हो चुकी थी। शिखा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो सुबह से यश का इंतजार कर रही थी पर यश ने फ़ोन नहीं किया और ना ही उसे मिलने आया। वो अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। निम्मी उसके कमरे में आई। निम्मी दीदी चलो। शिखा कहाँ? निम्मी हम डिनर करने चलेंगे होटल में। शिखा तुम जाओ मेरा मन नहीं है। निम्मी चलो ना दीदी, मम्मी पापा दोनों तैयार हैं, उन्हीं का प्लान है, अब उनका दिल तो मत तोड़ो। शिखा तुम तीनों चले जाओ। निम्मी आप नहीं चलोगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। शिखा नीचे चलकर इंतज़ार कर, मैं आती हूँ तैयार होकर। निम्मी मैंने आपके लिए कुछ कपड़े मंगवाए हैं, आप पर सूट करेगा बिल्कुल। निम्मी जाकर एक बैग लेकर आई जिसमें डार्क ब्लू कलर का लहंगा था जो दिखने में काफ़ी महंगा लग रहा था। शिखा ये कब लाई तू? निम्मी ऑर्डर किया ऑनलाइन। शिखा अच्छा कब? निम्मी कल रात। नहीं आज सुबह। हाँ कल रात। शिखा समझ गई दाल में कुछ काला है। उसके मम्मी पापा तो कभी होटल में डिनर करने का प्लान बनाते नहीं, तो आज अचानक कैसे? और ऊपर से कोई उससे सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहा है। शिखा ठीक है तू चल। मैं तैयार होकर आई। शिखा ने ड्रेस खोला तो उसमें सब कुछ था, चूड़ी, कंगन, गहने। उसने बहुत ही आराम से खुद को तैयार किया और आईने के सामने खड़ी हो गई। उस लहंगे में वो परी लग रही थी बिल्कुल। जब वो नीचे आई तो अंजना जी और निम्मी उसे देखते ही रह गईं। कार में बैठकर सभी होटल पहुँचे। होटल को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था।
बाहर बोर्ड लगा हुआ था, हैप्पी एनिवर्सरी स्वीटी। शिखा हैरानी से देख रही थी क्योंकि उस होटल में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, जबकि उस होटल में रोज़ाना काफ़ी भीड़ रहती थी, पर आज वहाँ पर तनिक भी भीड़ नहीं थी। शिखा समझ चुकी थी कि पूरा होटल ही बुक कर लिया गया है। शिखा का धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके पीछे आलोक जी और अंजना जी दोनों बच्चों को लेकर चल रहे थे। निम्मी अंदर आते ही गायब हो गई थी। जब शिखा होटल के गार्डन से होती हुई अंदर हॉल में पहुंची तो देखा पूरे हॉल में अंधेरा था। शिखा सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है। तभी सारी लाइट जल गई। वहाँ पर ठाकुर महावीर सिंह की फैमिली के सभी लोग मौजूद थे। ओमवीर सिंह भी अपनी पत्नी और बेटे बेटी के साथ आए हुए थे। रश्मि, अभय, काजल, ऋतिक, विराजी और सुषमा जी भी सभी लोग बैठे हुए थे। शिखा ने पीछे मुड़कर अपने मम्मी पापा को देखा तो वो लोग भी पीछे से गायब हो गए थे। शिखा इतना बड़ा सरप्राइज देखकर हैरान थी। एक साथ पूरे हॉल में रंग बिरंगी लाइटें जलने लगी और हर दीवार पर हैप्पी एनिवर्सरी लिखा हुआ था। सभी लोग आकर उसके हाथों में गिफ्ट देने लगे। काजल शिखा के पास आई और उसके गले लगकर बोली, कैसा लगा हम सबका सरप्राइज मेरी लाडो। नीतू, काव्या, रश्मि, सोनिया, सीमा सभी आकर शिखा के पास आईं। सोनिया, हैप्पी एनिवर्सरी शिखा, कैसी हो? हाँ, थोड़ा हैरान जरूर होगी हम सभी को एक साथ यहाँ पर देखकर। सीमा, ये सारा प्लान हम लोगों का था, देवर जी तो कुछ और ही सोच रहे थे। नीतू, भाभी सच में ही बहुत हैरान है। शिखा को यश पर अब गुस्सा आ रहा था कि अभी तक वो शिखा के सामने नहीं आया। वो बस मुस्कुराई जा रही थी और इधर उधर यश को देख रही थी। काव्या, चलिए भाभी केक कट करते हैं। शिखा ने देखा तो सामने एक बहुत बड़ा केक रखा हुआ था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में हैप्पी एनिवर्सरी लिखा हुआ था। शिखा आगे बढ़ी तभी उसके कानों में किसी के गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दी। दिल क्यों ये मेरा शोर करे, दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले। शिखा ने स्टेज की तरफ देखा तो यश हाथों में माइक लिए गाना गा रहा था। उसे 3 साल पहले की वो रात याद आ गई जब यश ने इसी होटल में उसके लिए गाना गाया था। उस वक्त यश के दोस्त सचिन, नीलम और विनय उसके साथ थे, जो इस वक्त भी उसके साथ खड़े होकर म्यूज़िक बजा रहे थे। गाना ख़त्म होने के बाद सचिन, विनय, नीलम तीनों शिखा के पास आए। सचिन, हैप्पी एनिवर्सरी मैम, आप लोगों ने हमें अपनी शादी में तो बुलाया नहीं। शिखा, सब कुछ इतना उलझा हुआ था कि कुछ पता ही नहीं चला। विनय, हमारे इस दोस्त ने 1.5 साल तक हमें सस्पेंस में रखा, ये नहीं बताया इसने कि ये CBI ऑफिसर है। शिखा, हाँ तुम्हारा दोस्त है ये बहुत चालू, बहुत सी बातें मुझे भी नहीं बताता। शिखा ने उसके पीछे खड़े यश को घूरते हुए कहा। नीलम, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं मैम, हमारा दोस्त तो 1 नंबर का झल्ली है, कुछ भी काम ढंग का नहीं करता, पता नहीं कैसे इसे आप जैसी परफेक्ट पार्टनर मिल गई। शिखा ने मुस्कुराती हुई नीलम की तरफ देखा। नीलम, चलिए मैम केक काट लेते हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं। शिखा केक काटने गई, उसके साथ यश खड़ा था। शिखा ने मोमबत्ती बुझाया और केक काटा। चारों तरफ तालियां बजने लगी। शिखा ने केक काटा तो यश ने खाने के लिए मुंह खोला, पर शिखा ने उसे ना खिलाकर अपने बगल में खड़ी काव्या और नीतू को खिला दिया। यश का चेहरा देखने लायक था। सभी यश को देखकर हंसने लगे और सभी ये जानते थे कि शिखा नाराज़ है। केक कटने के बाद सभी डिनर करने के लिए एक बड़े से टेबल पर बैठ गए। घर के सभी बड़े दूसरी टेबल पर बैठे हुए थे और छोटे दूसरी टेबल पर बैठे हुए थे। निम्मी अंश के पास बैठी हुई थी। उसे पापड़ चाहिए था, जो अंश के दूसरी तरफ वो बार बार पापड़ उठाने की कोशिश करती, पर उसके हाथ छोटे रह जाते तो अंश ने पापड़ उठाया और अपनी थाली में रख लिया। निम्मी हैरानी से उसे देख रही थी। वो सोच रही थी कि अंश पापड़ उठाकर उसे देगा, पर अंश ने ऐसा नहीं किया। वो निम्मी को आज पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। इधर यश शिखा की प्लेट में खाने की नई नई डिश रख रहा था। उसने फिर शिखा को अपने हाथों से पहला निवाला खिलाया तो सभी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे। शिखा को शर्म आ रही थी, इसलिए वो धीरे धीरे नज़रें नीचे करके खा रही थी। डिनर कर रहे थे तभी याचिका रोने लगी, जिसे सुलोचना जी ने ले रखा था। उसे रोता देख शिखा उठने को हुई तो यश ने उसे रोक दिया। यश, मैं देखता हूँ। यश ने याचिका को सुलोचना जी के हाथ से ले लिया। इस बार याचिका यश के पास आती ही चुप हो गई। शिखा ने याचिका को यश की गोद में देखा और मुस्कुराती हुई चुपके से बोली, पापा की परी। सभी खाना खाने के बाद बैठकर बातें कर रहे थे। हमेशा की तरह रश्मि और काजल शिखा की टांग खींच रही थी। सीमा, तो शिखा क्या तुम अब भी पुलिस की जॉब करोगी? मेरा मतलब है कि तुमने सारे गुनहगारों को तो पकड़ ही लिया है, तो फिर अब रिजाइन दे सकती हो। सोनिया, और बच्चों की देखभाल भी तो करनी है। काजल, बच्चों को तो दामाद जी देख लेंगे। काजल ने यश की तरफ देखते हुए कहा,
जो याशिका को गोद में लिए हुए बैठा था। शिखा, आपके दामाद जी को फुर्सत मिले तब संभालेंगे ना बच्चों को, ऐसे भी कहीं जाते हैं तो महीनों फ़ोन मोबाइल कॉल सब कुछ भूल जाते हैं। अंश, ऐसी बात नहीं है भाभी, भैया आने वाले थे अगले दिन आपको लेने, लेकिन ऑफिस का काम भी पेंडिंग था और ऑफिस में स्टाफ भी मिलने चाहते थे। शिखा, ऑफिस का काम तुम भूल रहे हो अंश कि कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर अभी भी मैं ही हूँ और वहाँ पर सारा काम मेरे ऑर्डर के बाद ही होता है। शिखा उठकर यश को देखते हुए बाहर गार्डन में आकर झूले पर बैठ गई। हवा ठंडी ठंडी चल रही थी तो उसने खुद को अपने दुपट्टे से ढकने लगी, पर उससे पहले यश ने आकर उसके कंधे पर अपना कोट रख दिया और उसके बगल में बैठ गया। यश, जानती हो जान, जब मैं कोमा में था तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था। वो किसका था वो तुम जानती हो। शिखा ने कुछ नहीं कहा और यश के कंधे पर सिर रखकर बैठ गई। शिखा, किसी से दूर जाने का दर्द क्या होता है ये जानते हो आप? यस, अच्छी तरह से, पर तुमसे दूर जाने का तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। शिखा, मैं भी। यस, तुम नाराज़ थी मुझसे। शिखा, यस को कस के पकड़ते हुए, थोड़ा सा, पर आप कभी मुझे नाराज़ होने नहीं देते। मैं जानती थी आप मुझे कोई बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं। तभी आसमान में रंग बिरंगी रोशनी फैल गई, चारों तरफ रंग बिरंगे पटाखे फूटने लगे और पूरे आसमान में हैप्पी एनिवर्सरी माय लव दिखाई दे रहा था। शिखा खुशी से यश को देखने लगी, चारों तरफ पटाखे फूट रहे थे। शिखा खुशी से यश के गले लग गई और यश ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। शिखा, एक बात पूछनी थी आपसे मुझे। हाँ पूछो। शिखा, आपके पास पृथ्वी का लॉकेट कैसे आया? यस, मैं जबलपुर आया था आज से 10 साल पहले, तो नर्मदा नदी में नहाया और जब नहाकर निकला तो मेरे गले में वो लॉकेट था, तब से वो मेरे गले में था। शिखा ने अपने गले से वो लॉकेट निकाल कर यश को पहना दिया। यस, ये तुम्हारे पास कैसे आया? शिखा, जहाँ आपका एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर वीर को मिला था ये लॉकेट, तब से मेरे पास है। यस, अंदर चले जान, सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। शिखा, हाँ। 1 साल बाद यश सुबह सुबह तैयार होकर ऑफिस जा रहा था कि सुलोचना जी ने उसे आवाज़ दिया। सुलोचना जी, पृथ्वी तुमसे मिलने कोई आया है। यश नीचे उतर के आया तो देखा सूट बूट पहने एक आदमी उनके गेस्ट रूम में बैठा हुआ था। यश उसके पास गया। यश, याद नहीं आ रहा है क्या? हम पहले कभी मिल चुके हैं। आदमी, नहीं, पर मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, आप मुझे युग कह सकते हैं। यश, तो कहिए मिस्टर युग, कैसे आना हुआ? इससे पहले युग कुछ कहता, याशिका और कीर्तिमान दोनों भागते हुए उस रूम में आ गए और यश की गोद में चढ़कर बैठ गए। युग, क्या ये तुम्हारे ही बच्चे हैं मिस्टर यश? यश, हाँ, पापा तो मुझे ही बुलाते हैं। युग, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? यश, यहाँ भी हम अकेले ही हैं मिस्टर युग, आपको जो कहना है आराम से कहिए। युग, आज से 1 महीना पहले उड़ीसा में एक धमाका हुआ है जिसमें लगभग 50 आदमी मारे गए हैं और 120 घायल हुए। यस, हाँ, न्यूज़ में देखा था मैंने। युग, वो हमला हमारे देश के नक्सलवादी लोगों ने किया है जिनका मकसद हमारी सत्ता को गिराकर अपनी सत्ता स्थापित करना है। यस, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? युग, मैं एक टीम बना रहा हूँ जो इन लोगों को जड़ से ख़त्म कर दे, जिससे इनकी विचारधारा बदल जाए। यस, तुम गलत बोल रहे हो मेरे दोस्त, विचारधारा हथियार से नहीं बल्कि प्यार से बदली जा सकती है। युग, अगर इनमें सभी अपने देश के होते तो ऐसा ज़रूर करते, पर इन लोगों के साथ अल-कायदा और लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी संगठन भी शामिल हो गए हैं और उन्हें उनके देश के खिलाफ भड़का रहे हैं। यस, फिलहाल तो तुम मुझे इस काम में ना घसीटो तो ज़्यादा ही ठीक होगा मिस्टर युग। युग, इन लोगों की मदद पाकिस्तानी जनरल रंगरेज खान और बांग्लादेश के सत्ता पक्ष के नेता अख्तर खान कर रहा है। अगर हम सीधे उस पर कार्रवाई करते हैं तो दोनों देशों के संबंध खराब होंगे, इसलिए हमें ये हर कदम बहुत ही सोच समझ कर रखने होंगे। यस, ये कदम तुम्हें अकेले रखना होगा मेरे दोस्त, क्योंकि मैं इन सब से काफ़ी दूर निकल चुका हूँ। मेरे पास मेरी खुद की फैमिली है। एक बार मैं अपनी फैमिली से दूर हो चुका हूँ, पर दोबारा दूर होने की मैं सोच भी नहीं सकता। युग, तुम वही हो ना मिस्टर यस जिसने पिछले साल पाकिस्तान के राष्ट्रपति भवन में तहलका मचाया था, जिस वजह से पाकिस्तान ने तुम्हें अल-कायदा का आतंकवादी बताया था? यस, उन सब बातों का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। युग, ताल्लुक़ उसी से तो है क्योंकि ये लोग उन्हीं लोगों पर हमला कर रहे हैं जो उस वक्त अतुल अग्निहोत्री के साथ थे, जिन्होंने उन लोगों के उस सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया था। जंगल में आग लग चुकी है, तुम भाग सकते हो या आग बुझा सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। यस, हाथ में तो अभी मेरे बच्चे हैं, ऐसे तुम हो कौन?
युग, ये रहा मेरा कार्ड, मुझे उम्मीद है तुम ज़रूर आओगे। यस, हाँ उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। युग, चलता हूँ, याद रखना मेरी बातें। उसकी जाने के बाद यश उठा और यश और कीर्तिमान को दोनों को गोद में उठाकर अपने रूम में आ गया। यस, चलो बच्चों अपनी दादी के पास जाओ और खेलो। शिखा बाथरूम से निकल कर आई और उसके पास गई। शिखा, क्या हुआ, आप तो ऑफिस जा रहे थे ना? यस, कुछ बात करें? शिखा, किस बारे में? यस, जान, जिस तरह तुम अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ सकती उसी तरह मैं भी अपने काम से बच नहीं सकता। मुसीबतें मेरे पास आती हैं या मैं मुसीबतों के पास जाता हूँ, ये समझ नहीं आ रहा है मुझे। शिखा, यश के करीब आकर, इस बार मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। कुछ दिनों बाद इस बेड पर सिर्फ बच्चे ही सोएंगे, हम नहीं। यस, वो तो है। अचानक यश रुक गया। यस, जो मैं सोच रहा हूँ क्या तुम भी वही कहना चाहती हो? शिखा ने सिर नीचे कर लिया और नज़रें अपने पेट की तरफ कर ली। यश ने शिखा को गले लगा लिया। यस, मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। यश ने युग का दिया हुआ कार्ड फाड़ दिया और शिखा को गले लगा लिया। आप सभी लोगों को इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।